तो पेपर क्या है, नवंबर 12 पेपर 1 वेरिएंट 2। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बहुत हल्का सवाल है। मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर आपको याद हो तो क्या होती है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। सही है। तो गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। वन इन विच द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड पार्टली बाय द स्टेट। स्टेट क्या होती है, पब्लिक, एंड पार्टली बाय द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं। तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, पब्लिक सेक्टर भी आ गया, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया ए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा ए। वन इन विच देयर आर बोथ मोनोपोलीज एंड प्योरली कंपैरेटिव, फालतू ऑप्शन है। वन इन विच देयर आर फीचर्स ऑफ बोथ इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो बिल्कुल फालतू ऑप्शन। ऑन विच प्रोड्यूसर्स मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये तो हर इकोनॉमी में हो सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये होता है कि वहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। सही है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द डायग्राम द ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज LM। तो LM मेरा ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। What might cause the curve shift to NP, तो पीछे की तरफ आ रहा है। अगेन अगर मेरा PPC जो है वो पहले के मुकाबले में पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है उस कंट्री का जो है वो पोटेंशियल कम हो रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी पेपर में PPC शिफ्ट का सवाल आएगा ना, तो इसकी टेक्निक एक ही है। PPC शिफ्ट सिर्फ उसी केस में होता है जब आपकी कंट्री की रिसोर्सेज की क्वांटिटी या क्वालिटी पे फर्क आ जाए। तो अगर क्वांटिटी और क्वालिटी पे फर्क आएगा ना, तो इसका मतलब है आपका पीपीसी जो है वो शिफ्ट करेगा। सही है। अगर आपकी पीपीसी की क्वालिटी, एफओपीस की क्वालिटी और क्वांटिटी पे फर्क आएगा तो पीपीसी शिफ्ट करेगा। अगर रिटायरमेंट एज ज्यादा होगी, अगर रिटायरमेंट एज ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है वर्कर जो है वो पहले से मुकाबले में ज्यादा काम कर रहा है। वर्कर पहले 70 साल की उम्र तक काम कर रहा था, वो 80 साल की उम्र तक काम करेगा। तो इसका मतलब है वर्कर की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इससे पीपीसी राइट पड़ जाएगा। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि लेट से मैं पॉइंट ए पे हूं और मैं पॉइंट बी पे आ गया हूं, तो आप अपनी करंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट करते हो। मतलब आप अपनी सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी रिसोर्सेज को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगा रहे हो। सही है। तो रीएलोकेट का मतलब होता है पीपीसी के ऊपर की मूवमेंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मूवमेंट अलोंग द पीपीसी होती है। और ये क्या हमें सिखाता है, ये हमें सिखाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्यों बिल्कुल सही आंसर है, इसकी वजह ये है कि भाई जब डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज आपकी खत्म हो जाएंगी, तो पहले के मुकाबले में एफओपी की क्वांटिटी गिरेगी, और जब क्वांटिटी गिरेगी तो मुल्क का पोटेंशियल गिरेगा। द अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि ये हमारी एक्चुअल को शो कर रहा है। अगर आपको याद हो, इससे मेरा शिफ्ट का कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरे पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, ये बात कर रहा है एक्चुअल की। तो एक्चुअल का मतलब ये बात कर रहा है लेट से इस पॉइंट की। तो हमेशा याद रखना, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, आप एक्चुअल से इसको याद करोगे। और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि अगर मेरा एक्चुअल पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। और अगर मेरा एक्चुअल जो है वो ओरिजिन की तरफ आता है, इसका मतलब है मेरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो ये याद रखना, जब एक्चुअल आपका बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है, और जब आपका एक्चुअल गिरता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। सही है, क्लियर है ये चीज। अंडर एलोकेशन का मतलब है आप अपनी करंट रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसको आप दूसरे लफ्जों में अंडर एलोकेशन भी बोल सकते हो। आपके पास रिसोर्सेज तो हैं पर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जो हो वो पहले के मुकाबले में इनएफिशिएंट हो। रिसोर्सेज तो हैं भाई, रिसोर्सेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस मैं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहा सही से। सही है। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो क्या होगा फिर, सी। सी होगा, डी भी नहीं होगा। सही है, सी आंसर होगा। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सही है। द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 1200x। तो इकोनॉमी जो है वो 1200x बना रही है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, तो 1200x। और जब 1200x बना रही है तो y कितने बन रहे हैं, y बन रहे हैं 400। क्या बोल रहा है, द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 1200 ऑफ गुड एक्स एंड प्रोड्यूसेस ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका मतलब है पीपीसी के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर। विच क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज गिवन अप। अगर एक इकोनॉमी 1200 गुड एक्स बना रही है, तो वो कितने गुड वाई फॉरगो कर रही है, वो इतने गुड वाई फॉरगो कर रही है। सही है। वो 1000 से लेके 400 तक के गुड वाई फॉरगो कर रही है। तो कितने गुड वाई फॉरगो कर रही है, वो 600 गुड वाई फॉरगो कर रही है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, डी होगा। सही है। सही है, क्लियर है ये चीज। तो अगेन वही चीज पीपीसी के अंदर होता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यहाँ आ जाता है, बात सारी वही होती है। इस तरह का आंसर वो पूछता नहीं आपसे। सही है। अच्छा, What might cause a country's notes to cease to act as a money? Cease का मतलब
कि पैसा जो है वो कब ऐसा मनी एक्ट नहीं करेगा, मतलब पैसा एक्सेप्टेबल कब नहीं होगा। द नोट्स आर इशूड इन स्मॉलर डिनोमिनेशन। स्मॉलर डिनोमिनेशन का मतलब है कि छोटी छोटी नोट है, मतलब 1 रुपए का भी सिक्का है या नोट है, 2 रुपए का भी सिक्का है या नोट है, तो इसका मतलब है अगर मनी डिविजिबल है तो ये तो मनी का एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक है कि डिविजिबल होना चाहिए और यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन है उसका, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिट ऑफ अकाउंट उसका फंक्शन होता है कि भाई पैसा जो है वो छोटी छोटी अमाउंट में भी होना चाहिए, अगर पैसा छोटी छोटी अमाउंट में नहीं होगा ना तो बात खराब हो जाएगी, और ये उसका करेक्टरिस्टिक है, सही है। तो ये अच्छी बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। द नोट्स बिकम हार्डर टू काउंटरफीट, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, पैसे को जो है वो छापना मुश्किल, क्योंकि पैसा सिर्फ गवर्नमेंट छापता है, अगर हर बंदा पैसा छापना शुरू हो जाएगा तो पैसे की तो बढ़ती खत्म हो जाएगी। द नोट्स बिकम मोर लॉन्ग लास्टिंग, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि पैसा जितना ड्यूरेबल होगा उतना अच्छा है, सही है। ये भी मनी का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आने चाहिए आपको। द नोट्स बिकम अनलिमिटेड इन सप्लाई, ये इसका आंसर है। अगर नोट अनलिमिटेड इन सप्लाई होगा तो वो नोट नोट है ही नहीं, आप मनी अगर अनलिमिटेड इन सप्लाई है ना तो वो मनी काउंट नहीं होगा फिर। आपका मनी जो है ना वो शुड बी लिमिटेड इन सप्लाई, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं मनी को अनलिमिटेड कर दूंगा, देखो हमेशा याद रखना एक चीज की वर्थ जब तभी होती है जब वो लिमिटेड होगा, सही है। अगर लेट्स से मैं आपके डायमंड की बात करता हूँ तो डायमंड इतना महंगा क्यों है, इसलिए क्योंकि वो लिमिटेड है। अगर वो अनलिमिटेड होता तो डायमंड क्योंकि कदर करता नहीं करता, तो क्योंकि पैसा लिमिटेड है हमें पैसों की कदर है। अगर पैसा अनलिमिटेड होता तो अपन पैसों की कदर भी नहीं करेंगे। और एक और मसला है, अगर आप जो है वो इकोनॉमी में अनलिमिटेड मनी रखोगे, अनलिमिटेड मनी का मतलब है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी में अगर आप अनलिमिटेड मनी कर दोगे ना, मनी सप्लाई को बहुत ज्यादा कर दोगे, तो आपकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो नॉर्मली मैं साइंस के स्टूडेंट्स के मुंह से सुनता हूँ कि सर अगर इकोनॉमी में सारे मसले हल करने सबको पैसे दे दो, तो भाई ये जाहिलो वाली बात है बिल्कुल। होता ये है कि आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, आउटपुट फिक्स्ड है। अगर आप लोगों के हाथ में डबल पैसा भी दे दोगे ना तो हमारे चावल और शुगर की क्वांटिटी पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, सही है। होगा सिर्फ यही कि हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब हर चीज की डिमांड बढ़ेगी तो हर चीज की प्राइस बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखना अगर आप लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा देते जाओगे तो आपकी इकोनॉमी में एक टाइम ऐसा आएगा कि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, सही है। तो मनी शुड नॉट बी अनलिमिटेड, मनी शुड बी लिमिटेड, सही है। अगर आप सबके हाथ में पैसा दे दोगे तो आपकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अभी भी उतनी है, फर्क बस इतना है कि लोगों के हाथ में अब पैसा है, तो वो चीज की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगी, बढ़ते ही जाएंगी, सही है, क्योंकि हर बंदा खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज नॉट cause the demand curve for a good to shift its position, कह रहा है कि what does not cause the demand curve for a good to shift its position, इसका मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करेगा। तो डिमांड कर्व शिफ्ट कब नहीं होता, डिमांड कर्व शिफ्ट उस केस में नहीं होता जब उसके ऊपर मूवमेंट आती है, और मूवमेंट किसकी वजह से आती है, प्राइस की वजह से आती है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर से डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा, कंज्यूमर टेस्ट से भी डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड से भी डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होता है, क्योंकि उस प्राइस और अगर आपको याद हो पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला सीन होता है इसमें, सही है। अगर आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला सीन याद है, द प्राइस ऑफ द गुड, यस। तो अगर प्राइस ऑफ द गुड चेंज होगी तो आपके डिमांड कर्व पे क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। तो ये बहुत बेसिक आपकी एएस की लॉजिक है तीसरी क्लास की सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट अ प्रोडक्ट व्हिच हैज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ YD प्लस 1.5। अगर YD पॉजिटिव है तो गुड कौन सा होगा, नॉर्मल गुड होगा, और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, प्लस 1.2। प्लस 1.2 का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है, और अगर मोर देन 1 है तो कौन सा होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, सही है। अगर मोर देन 1 है तो क्या होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट, इलास्टिक रेस्पॉन्स होता है। YD की फिगर क्या हो गया, नॉर्मल गुड, और XCD की फिगर से मुझे पता क्या चला कि द प्रोडक्ट इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही है। तो बहुत सिंपल सवाल था, अगेन बेसिक बेसिक लॉजिक टेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा रहा है इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस के बढ़ने पे रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब प्राइस के बढ़ने पे जब टोटल रेवेन्यू बढ़ता है तो उस पर डिमांड कौन सी होती है, कौन सी, पीडी क्या होता है उसका, पीडी। अगर प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो पीडी क्या होता है इनइलास्टिक। अब अगर आपको याद हो, इनइलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के केसेस में जो है वो प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सही है। अगर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक याद है तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्वांटिटी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। अगर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक याद है तो उसमें क्वांटिटी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये क्वांटिटी फिक्स्ड है, चाहे आप प्राइस को गिराओ या गिराओ क्वांटिटी फिक्स्ड है। और अगर आपको इनइलास्टिक याद हो तो इनइलास्टिक में क्वांटिटी चेंज होती है पर बाय अ स्मॉलर परसेंटेज, सही है। और अगर आपको ये चीज याद हो तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व कैसे बनता था, ऐसे बनता था। तो यहाँ पर अगर आप अपनी प्राइजेस को कम या ज्यादा करोगे तो आपकी क्वांटिटी पे जो है वो फर्क पड़ता है,
तो क्वांटिटी चेंज होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसने मुझे प्राइजेस दी हुई हैं और इसने मुझे पूछा हुआ है कि भाई पीईटी बता दो प्रोडक्ट का, और इसने मुझे रेवेन्यू भी दिए हुए। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। पहले प्राइस क्या थी? 4। तो मुझे ना क्वांटिटी पता करनी है, तो प्राइस मेरी 4 है, क्वांटिटी मुझे नहीं पता, क्वांटिटी को मैंने रख दिया x। सही है, क्वांटिटी को मैंने रख दिया x, और टोटल रेवेन्यू कितना है? 400। तो मुझे बताओ क्वांटिटी कितनी आएगी? क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? क्वांटिटी आ जाएगी 100। अब मुझे बताओ ऐसे ऐसे करके, मुझे बताओ 5 पे क्वांटिटी क्या है? 5 पे क्वांटिटी क्या है? 100। 6 पे भी क्वांटिटी 100 होगी। तो हर प्राइस पे अगर क्वांटिटी 100 है, क्वांटिटी अनचेंज है, तो क्या होगी? इनइलास्टिक होगी कि परफेक्टली इनइलास्टिक होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। तो यहाँ पर मेरा इलास्टिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कंफ्यूजन हमें इसमें और थी और इसमें थी, तो मेरा आंसर क्या होगा? बी होगा। सही है। बच्चे अंधी धुन आंसर इसमें डी कर देते हैं भाई, तो सही से देख लिया करो, पहले क्वांटिटी चेक करने लगा हमेशा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्री मार्केट इज इन डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होते, विद अ शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस क्या होती हैं? बढ़ती हैं। बेसिक लॉजिक। एज द मार्केट मूव्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? अच्छा सही है। तो ये कह रहे हैं मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, तो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है। सही है। तो ये प्राइस है, तो ये मार्केट में जो है वो डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, तो अपन ने एक बेसिक डायग्राम बना दिया। लेट से मैं कहता हूँ ये सही है। तो यहाँ पर प्राइस आ गई, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई। करंटली मेरी प्राइस चल रही है ये, तो प्राइस जब ये होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी ये आ जाएगी और क्वांटिटी डिमांड आपकी ये आ जाएगी। तो ए से लेके बी मेरी शॉर्टेज है। सही है, ए से लेके बी मेरी शॉर्टेज है। और जब भी मार्केट में शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और हमेशा याद रखना कि जब भी प्राइस चेंज होती है तो दो लॉ एक्टिवेट होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, और आपका सप्लाई डिमांड कर्व की मूवमेंट की वजह से आपके पास जो है वो एक नई प्राइस आ जाएगी P1, और आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जाएगी Q। तो आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम आ गया। ये बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म है ना। तो क्या हो रही है? प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है? क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। सही है। तो बहुत हल्का सा सवाल था ये। सही है। अरे भाई क्या हो गया? ये क्वांटिटी डिमांड क्यों गिर रही है? किस तरह का सवाल है ये? लॉ ऑफ डिमांड की वजह से गिर रही है भाई। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप भूल गए क्या? और ये जो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी है क्यों बढ़ रही है? लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से बढ़ रही है। सही है। अब तक तो बहुत आसान पेपर है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्केट डिमांड इक्वेशन फॉर अ गुड इज गिवन बाय QD। अब इससे देखो, अब देखो ये सवाल मुश्किल नहीं होते, पढ़ लिया करो पहले। क्या बोल रहा है? मार्केट डिमांड इक्वेशन फॉर अ गुड इज गिवन बाय QD इतना है, और सप्लाई की इक्वेशन क्या? QS इतना है, वेयर P डिनोट्स द प्राइस ऑफ द गुड। अब इसने मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस पूछी है। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होगा तो मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। तो मुझे बताओ क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन क्या है? क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है 310 प्लस 20p, और क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन क्या है? 10 प्लस 10p। सही है। तो 10 प्लस 10p। मुझे बताओ मैं यहाँ क्या करूंगा? इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। आप क्या करोगे? इस 10p को, बल्कि माइनस है, 10 माइनस 10p। सही है। नहीं, ये माइनस है। सही है। 310 माइनस 20p और 10 प्लस 10p। तो ये मेरी इक्वेशन है। सही है, ये मेरी इक्वेशन है। सही है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा? मैं जो है वो 20 को वहां पर उठा के ले जाऊंगा। तो जब मैं 20 को वहां पर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 30p, क्योंकि 20 और 10 ऐड हो जाएगा। सही है। अगला स्टेप मेरा क्या होगा? ये 310 और 10 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 300 आएगा। सही है। तो P इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 30। तो मेरे पास P क्या आ गया? P मेरे पास आ गया 10। तो इक्विलिब्रियम प्राइस मेरी 10 आ गई। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। सिंपली आपके पास लॉजिक अगर पक्के हैं तो कुछ मसला नहीं होगा। अगर आपको ये पता है ना कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से आती है, तो आप आसानी से ये सवाल कर सकते हो। सही है। बस मैथ मैथ देख के भागना शुरू हो जाते हो हर जगह। सही है। बहुत ख्वारी है शिफा, बहुत ख्वारी है। बेवकूफी है ये करना। सही है। कर सकते हो, वैसे कोई मसला है नहीं, कर सकते हो, पर बहुत टाइम लग जाएगा। The diagram shows the market for computer games. The market starts at equilibrium x. तो इनिशियल पोजीशन जो है वो मेरी x है, तो इनिशियल पोजीशन मेरी x आ गई है।
तो मैं करंटली किधर खड़ा हूँ, मैं करंटली एक्स पे खड़ा हूँ। तो मार्केट में क्या हुआ है, टैक्स लगा है कंप्यूटर गेम्स पे, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई कर पीछे की तरफ आएगा, और इनकम्स फॉल हो रही हैं। जब इनकम फॉल होगी तो पहले के मुकाबले में डिमांड क्या होगी, गिरेगी। सही है। तो सप्लाई जब गिरेगी तो आप पहले पीछे आओगे, तो आप पॉइंट एक्स से जो है वो पॉइंट ए पे आओगे, और जब आप अपनी डिमांड को गिराओगे तो आप जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाओगे। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा बी। तो आज का मतलब है बी आपका आंसर है। तो पहले आप एक्स से जो है वो ए पे गए क्योंकि सप्लाई कर्व पीछे आया, फिर आप ए से जो है वो बी पे आए क्योंकि डिमांड कर्व पीछे आया। सही है। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? बहुत हल्का सवाल था डुअल चेंज का। क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम शोज अ मार्केट फॉर अ गुड व्हिच इज सप्लाइड पार्टली फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो एक प्रोडक्ट है जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन से भी थोड़ा सप्लाई हो रहा है, और पार्टली फ्रॉम इंपोर्ट्स। एस रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक सप्लाई एंड एसएम रिप्रेजेंट्स द इंपोर्ट्स। तो एसएम मेरी इंपोर्ट्स है, तो ये एक तरह से मेरी वर्ल्ड प्राइस आ गई, एक तरह से वर्ल्ड प्राइस अज्यूम कर लो उसको। सही है। तो मुझे बताओ इस प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, डोमेस्टिक सप्लाई। देखो ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक की सप्लाई, ये आपकी डोमेस्टिक की सप्लाई है, और ये आपकी डोमेस्टिक की क्या चल रही है, डिमांड चल रही है। सही है। तो डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है, क्वांटिटी सप्लाइड ये है, और डोमेस्टिक डिमांड कितनी है, डोमेस्टिक डिमांड चल रही है ये वाली। सही है। तो मुझे बताओ डोमेस्टिक सप्लाई तो मेरी आर है। सही है। डोमेस्टिक सप्लाई क्या है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, और डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है, क्यूडी। सही है। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड द एसोसिएट क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। मुझे बताओ लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या है, टोटल लेवल ऑफ कंजम्पशन। टोटल लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या है, ये। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो ये चल रही है, तो अल्फाबेट कौन सा होगा, वी। तो ओ भी मेरी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और मुझे बताओ क्यूडी ज्यादा है क्यूएस कम है, तो कंजम्पशन मेरी इतनी हो रही है, और डोमेस्टिक में खाली हमें इतना मिल रहा है, तो बाकी मैं कहां से लाऊंगा, बाकी इंपोर्ट से लाऊंगा। तो ये जो बीच का डिस्टेंस आ रहा है ना, ये क्या है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स है। तो ये क्या है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स है, और वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स को हमेशा किससे देखा जाता है, शॉर्टेज से देखा जाता है। तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसी ग्राफ्स में जो है वो शॉर्टेज होगा ना, तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स है। सही है। फिर ये चीज यार याद नहीं है कि जब वो पढ़ा था ना, कब टैरिफ जब आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि ये वर्ल्ड प्राइस है, ये वर्ल्ड प्राइस होती है। सही है। बेसिकली वर्ल्ड प्राइस है कि वर्ल्ड में जो है वो गुड इतने का मिल रहा है, और डोमेस्टिक में जो गुड है वो इतने का मिल रहा है। याद नहीं है ये चीज? सही है। तो परफेक्टली इलास्टिक होती है ना वर्ल्ड, वर्ल्ड सप्लाई। वर्ल्ड सप्लाई तो वर्ल्ड प्राइस एक ही बात हो गई ना, वर्ल्ड सप्लाई। सही है। इसको वर्ल्ड सप्लाई बोलते हैं, WS, जो कि परफेक्टली इलास्टिक होती है। सही है। अच्छा, वो तो मैक्सिमम प्राइस तो अलग है ना, मैं मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स होगा आरवी। सही है। तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स आपका आरवी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। सही है। मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, द डायग्राम illustrates the effects of paying a specific tax। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, और ये पर यूनिट टैक्स होता है। अगर आपको याद हो तो दोनों सप्लाई कर्व्स का वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं ना इसमें। तो जेएम, तो जेएम मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये मेरा पर यूनिट टैक्स है। तो मेरा पर यूनिट टैक्स कितना आ गया, मेरा पर यूनिट टैक्स जो है वो आ गया जेएम। व्हाट एरिया रिप्रेजेंट्स द टोटल टैक्स रिसीट्स। तो बेसिकली मुझे गवर्नमेंट का टोटल टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, और गवर्नमेंट का टोटल टैक्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप पर यूनिट टैक्स को जो है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो। तो मेरी क्वांटिटी क्या है, मेरी एक क्वांटिटी जो है ओरिजिनल क्वांटिटी ये है, और मेरी नई क्वांटिटी ये है। तो अगर मुझे गवर्नमेंट का रेवेन्यू निकालना है तो मैं क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा कि Q1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना बता दो। कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यू से Q1 से, कौन सी से? हमेशा न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से होता है, तो आप Q1 से करोगे। सही है। तो क्या करोगे, Q1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कौन सा एरिया आ जाएगा। अगर आप इस वाले एरिया को इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाले एरिया का पूरा आंसर आ जाएगा ना। तो क्या अल्फाबेट्स क्या हो जाएंगे, XJMZ। तो बेसिकली ये वाला पूरा एरिया। सही है। ये वाला पूरा एरिया। सही है। और अगर आपको याद हो, ये चीज कंज्यूमर बर्डन होती है और ये चीज प्रोड्यूसर बर्डन होती है। सही है। सेलिंग प्राइस का चेंज हमेशा कंज्यूमर बर्डन होता है, और बाकी ये प्रोड्यूसर बर्डन होगा बचा हुआ। सही है। तो हाँ, एक चीज आप ऐसे इस तरह भी कर सकते हो कि गवर्नमेंट की जेब में टोटल जो पैसा जा रहा है ना, वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से ही जा रहा है। तो कंज्यूमर बर्डन प्लस प्रोड्यूसर बर्डन से भी आप कर सकते हो ये चीज, बात सारी एक ही है। सही है। तो आंसर मेरा क्या होगा, आंसर मेरा यहाँ पर डी होगा। तो ये टोटल अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला देखना है तो ये फॉर्मूला होता है, और क्वांटिटी ट्रेडेड हमेशा न्यू वाली होती है। सही है।
तो क्वेश्चन 12 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिचुएशन विल इट बी नेसेसरी टू यूज एन ऑल्टरनेटिव टू प्राइस मैकेनिज्म। अब देखो इन सवालों की टेक्निक में बता रहा हूँ। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम है, जब तक मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल है और इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है प्राइस मैकेनिज्म अपना काम कर रहा है। और ऑल्टरनेटिव टू प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइस कंट्रोल। क्यों प्राइस कंट्रोल? क्योंकि प्राइस कंट्रोल में डिसइक्विलिब्रियम होता है और डिसइक्विलिब्रियम में डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होते। सही है। टू एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड रिसीव अ सब्सिडी। मुझे बताओ जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है क्या? डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं? जब सब्सिडी मेरा एस से एस1 जाता है तो मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आता है ना, ई से ई1। तो जब तक मार्केट में इक्विलिब्रियम आ रहा है इसका मतलब है प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा है। गवर्नमेंट इंपोजेस अ स्पेसिफिक टैक्स, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा दो तो फिर भी तो मार्केट में इक्विलिब्रियम आ रहा है, ई से ई1। द गवर्नमेंट सेट्स अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। मुझे बताओ जब बिलो द इक्विलिब्रियम मैक्सिमम प्राइस लग रही है तो इसका मतलब है ये क्या होगी? ये अफेक्टिव होगी। और जब भी अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस होती है मार्केट में क्या हो जाती है? शॉर्टेज। और शॉर्टेज क्या होती है? शॉर्टेज इज अ डिसइक्विलिब्रियम। इसका मतलब है यहाँ पर जो है वो प्राइस मैकेनिज्म अपना काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्राइस कंट्रोल जो है वो अपना काम कर रहा है। इसका मतलब आंसर मेरा सी होगा। द क्वांटिटी ऑफ द गुड इज अवेलेबल इज फिक्स्ड। अब अगर क्वांटिटी अवेलेबल फिक्स ही है ना तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लेट से मैं आपको कहता हूं कि मेरी क्वांटिटी फिक्स है, लेट से मैं आपको कहता हूं मेरी क्वांटिटी फिक्स है, सही है। और लेट से मैं आपको कहता हूं मेरी सप्लाई फिक्स है, सही है। लेट से मैं आपको कहता हूं सप्लाई फिक्स है। अगर डिमांड कम ज्यादा हो भी रही है तो आप नोटिस करो मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आ रहे हैं ना, और जब तक मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहे हैं इसका मतलब है प्राइस मैकेनिज्म अपना काम कर रहा है। क्लियर है ये चीज? तो जब तक इक्विलिब्रियम आ रहा है प्राइस मैकेनिज्म अपना काम कर रहा है, जिधर इक्विलिब्रियम खत्म हुआ वहां पर प्राइस मैकेनिज्म का मकसद ही खत्म हो गया। सही है। हमेशा याद रखना जब भी आप इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक नहीं कर सकते ना, जब भी आप इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक नहीं कर सकते ना उधर प्राइस मैकेनिज्म खत्म। अब मैं अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस में क्या होता है कि आप इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं सकते। अगर आप इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं सकते तो इसका मतलब है प्राइस मैकेनिज्म का मकसद खत्म हो गया। सही है। तो ये इसका टोटका है करने का। सही है। हाँ तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई तो होती है, कोई फर्क थोड़ी, परफेक्टली इनइलास्टिक। सही। क्वेश्चन नंबर 14, which policy adopted by an airline is the result of an externality? Externality is a third party cost or benefit, third party external cost or external benefit. अब which policy adopted by airline is the result of an externality, मतलब कह रही है कि एयरलाइन ने ऐसी कौन सी पॉलिसी लगाई है एक्सटर्नैलिटी होने के बाद। प्राइस कटिंग अगेंस्ट राइवल फर्म्स, ये एक्सटर्नैलिटी की वजह से नहीं करा होगा, एक्सटर्नैलिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। द प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग ऑन एयरक्राफ्ट, यस, स्मोकिंग से एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही थी, और जब स्मोकिंग से एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही थी तो क्या करा उसने, एयरलाइन ने जो है ना वो सिगरेट बैन कर दी, तो बी आंसर हो गया। द प्रोविजन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीटिंग अकोमोडेशन, अगेन ये कंपनी की पॉलिसी है, इससे एक्सटर्नैलिटी कुछ नहीं है। द यूज ऑफ इंटरनेट बुकिंग फैसिलिटीज, इससे भी कोई एक्सटर्नैलिटी का लेना देना नहीं है। तो आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा यहाँ पर सिंपली बी होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 15, what will be the result from society's view if the market price of the product does not reflect the negative externalities of the product? Negative externalities का मतलब external cost, और external cost का मतलब बात किसकी हो रही है यहाँ पर? डीमेरिट गुड की। डीमेरिट गुड की एग्जांपल्स क्या होती हैं? सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गई, वगैरह वगैरह। इस सवाल की टेक्निक क्या होती है? आपको डायग्राम बनाना आनी चाहिए। तो डीमेरिट गुड का अगर आपको डायग्राम याद है तो आपके सिलेबस में जो डायग्राम बनता है वो ये वाला बनता है। तो आप क्या करोगे? पहले इक्विलिब्रियम प्राइस निकालोगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालोगे, डायग्राम से सब समझ आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। सही है। तो डायग्राम पेपर में बना लेना। डीमेरिट गुड में सबसे पहला मसला क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन होती है। तो सप्लाई कर्व मेरी S1 आ गई, तो ये मेरी रिप्रेजेंट कर रही है ओवर प्रोडक्शन। जैसे ही मार्केट में ओवर प्रोडक्शन होती है तो वो चीज मार्केट में सस्ती मिलती है तो वो अंडर चार्ज होती है। तो ये जो प्राइस मेरी P से P1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो अंडर चार्ज है, बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रहा है। और जब प्रोडक्ट अंडर चार्ज होता है तो पहले के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये देखो डिमांड कर्व के ऊपर जो मूवमेंट आ रही है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि पहले के मुकाबले में जो है वो लोग इस प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओवर कंज्यूम्ड। और जब एक प्रोडक्ट ओवर कंज्यूम्ड हो रहा है, ओवर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी Q से Q1 जा रही है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है वो क्या चल रहा है भाई? ओवर एलोकेटेड। तो चार चीजों की पूरी ट्रेल होती है डीमेरिट गुड की: ओवर प्रोड्यूस्ड, ओवर कंज्यूम्ड,
हाँ, ओवर प्रोड्यूस्ड, अंडर चार्ज, ओवर कंज्यूम्ड, ओवर एलोकेटेड। सही है, तो आंसर क्या होगा? टू मच कंजम्पशन एंड टू मच प्रोडक्शन। तो टू मच कंजम्पशन का मतलब ओवर कंज्यूम्ड और टू मच प्रोडक्शन का मतलब ओवर प्रोड्यूस्ड। तो 15 का आंसर क्या होगा? डी होगा, जो कि डीमेरिट होता है। बाकी सारी चीजें जो है वो फालतू है। सही है, तो हमेशा याद रखना ओवर प्रोडक्शन, अंडर चार्ज, ओवर कंज्यूम्ड और ओवर एलोकेटेड, 4 स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये वैसे तो आपके पेपर में आना नहीं चाहिए पर आ गया तो चलो, ये इसका मैं कह नहीं सकता कुछ आएगा कि नहीं आएगा। द टेबल शोज, वैसे है तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। द टेबल shows some of the cost and benefits in dollar millions associated with the road building project. Both government department and a profit maximizing private firm are considering. एक गवर्नमेंट भी बनाना चाह रही है और वो भी बनाना चाह रहा है प्राइवेट। तो अगर एक गवर्नमेंट बनाना चाहेगी ना, तो गवर्नमेंट सिर्फ ये देखेगी कि क्या सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं। मुझे बताओ सोशल बेनिफिट कितनी है? 550। सोशल कॉस्ट कितना है? इन दोनों को ऐड कर दो। सोशल कॉस्ट कितनी आ रही है? 525, 450 प्लस 75। सही है, तो ये हो जाएगी 525। इसका मतलब है सोशल बेनिफिट इज मोर देन सोशल कॉस्ट, सो अ गवर्नमेंट वुड बी विलिंग टू प्रोड्यूस इट। सिंपल सी बात है। सही है, तो गवर्नमेंट सिर्फ देखती है कि भाई तो ओवरऑल फायदा है कि नहीं है। अगर मैं प्राइवेट की बात करता हूं तो प्राइवेट क्या देखते हैं? प्राइवेट देखते हैं कि क्या प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है। मुझे बताओ प्राइवेट बेनिफिट कितना है? अगर आपको सोशल बेनिफिट दिया हुआ और एक्सटर्नल बेनिफिट दिया हुआ है, क्या प्राइवेट बेनिफिट निकाल सकते हो? मुझे बताओ, अगर आपको एक्सटर्नल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट दिया हुआ है तो क्या प्राइवेट बेनिफिट निकाल सकते हो? क्या आएगा? 500 आएगा। और प्राइवेट कॉस्ट कितनी है? प्राइवेट कॉस्ट 450 दी हुई है। तो मुझे बताओ क्या मेरी प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट को एक्सीड कर रही है? इसका मतलब एक प्राइवेट प्रोड्यूसर भी बनाएगा। तो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर भी बनाना चाहेगा और एक गवर्नमेंट भी बनाना चाहेगा। इसका मतलब बोर्ड विल बी विलिंग टू बिल्ड इट। ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा पब्लिक गुड होगा, वरना प्रोड्यूसर कभी बनाता ही नहीं। सही है, प्रोड्यूसर कभी बनाता ही नहीं अगर कौसा ही नहीं होता। अगर प्योर पब्लिक गुड होता तो वो कभी सामने ही नहीं आता। सही है, क्वेश्चन नंबर 17, a government wishes to raise the incomes of the farmers, तो इनकम बोले तो टोटल रेवेन्यू, विदाउट रेजिंग द प्राइस ऑफ द फूड। तो ये बोल रहे हैं कि अपने को रेवेन्यू बढ़ाना है पर प्राइस नहीं बढ़ानी। सही है, तो यहां पर मेरा आंसर क्या होगा? मैक्सिमम प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। अगर आप मैक्सिमम प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस लगाओगे तो प्राइस पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो है वो प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर के लिए लगती है, प्रोड्यूसर की तो बैंड बच जाएगी। यहाँ पे एक हटा दो। अब मिनिमम प्राइस बिलो दी मार्केट प्राइस, मुझे बताओ मिनिमम प्राइस अगर बिलो दी मार्केट प्राइस लग रही है, अफेक्टिव है इनअफेक्टिव है? अफेक्टिव है कि इनअफेक्टिव है? इनअफेक्टिव है, क्योंकि मिनिमम प्राइस जब बिलो दी मार्केट प्राइस लगती है इसका मतलब है कि वो वापस इक्विलिब्रियम पे जा सकती है। इसका मतलब है ये इनअफेक्टिव मिनिमम प्राइस है। और जब भी इनअफेक्टिव मिनिमम प्राइस होगी तो मार्केट पे कोई अफेक्ट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मार्केट पे कोई अफेक्ट ही नहीं आ रहा तो ना प्राइस चेंज होगी ना टोटल रेवेन्यू चेंज होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे। अब पेमेंट ऑफ अ सब्सिडी टू फार्मर्स, बिल्कुल सही। जब आप फार्मर को सब्सिडी दोगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी, पहले के मुकाबले में वो प्राइजेस, पहले के मुकाबले में वो सप्लाई को बढ़ाएगा। और जब पहले के मुकाबले में सप्लाई बढ़ाएगा तो प्राइजेस को, सप्लाई बढ़ाएगा तो अपनी प्राइजेस को क्या करेगा? गिराएगा। और पहले के मुकाबले में जो है वो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सही है, और पॉसिबल चांसेस है कि जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इससे इससे जो है वो मार्केट में प्रोड्यूसर, पॉसिबल चांसेस है रेवेन्यू बढ़ जाए मेरे फार्मर का। तो प्राइसेस भी यहाँ पर गिर रही हैं और साथ ही साथ रेवेन्यू भी गिर रहा है। क्लियर है ये चीज? सही है, तो ये बिलो जो होता है ना वो इनफेक्टिव होता है। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ भी रहा है तो कॉपी देख लेना सही से। रिलीज ऑफ गवर्नमेंट फूड स्टॉक टू द मार्केट, फार्मर की मदद करनी है। और आप अगर गवर्नमेंट फूड मार्केट में छोड़ देगी ना तो आप फार्मर की बैंड बजा रहे हो। क्यों? फार्मर को पैसे कमाने हैं कि गवर्नमेंट को कमाने हैं? अगर गवर्नमेंट मार्केट में स्टॉक रिलीज कर देगी तो फार्मर से कौन खरीदेगा? सही है, तो 17 का आंसर मेरा सी है, जिसमें प्राइस भी गिर रही है तो प्राइस भी नहीं बढ़ रही और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है सबसे बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा होगा? ये होगा। ऑप्शन सी में जो है वो आपकी प्राइस भी गिर रही है और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, तो डायग्राम shows the market supply and market demand curves for an agriculture product. The government guarantees produces a minimum price of OX. तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि ये प्राइस तेरे को मिलेगी, बट अलाउज द मार्केट प्राइस टू बी फ्रीली डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। मुझे बताओ अगर फ्रीली डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम से देखा जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से देखा जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुझे ये प्राइस देंगे, पर कह रही है कि मार्केट में जो प्राइस सेट हो रही है उसको होने दे। तो मार्केट में कस्टमर जो जिस प्राइस पे खुश है उस प्राइस पे बेचो और हम पर आपको ये वाली प्राइस देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो डिटरमाइन हो रही है डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से, तो आप नोटिस करो यहाँ पर मेरा जो है वो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल है। तो मार्केट की प्राइस क्या होगी? ये मार्केट की प्राइस है, इस प्राइस पे मेरा कंज्यूमर खुश है।
सही है, और गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि अपन आपको ये वाली प्राइस देंगे। सही है, तो विच एरिया इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द टोटल सब्सिडी पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर मुझे गवर्नमेंट का सब्सिडी निकालना है कि टोटल गवर्नमेंट की जेब से कितना पैसा निकला है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा मेरा पर यूनिट सब्सिडी क्या है। तो मुझे एक चीज बताओ कि मार्केट में जो है वो माल इतने का बिक रहा है और गवर्नमेंट हमें इतने का, हमें इतना पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट हमें कितना पैसा दे रही है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें पैसा मिल रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस का पैसा हमें मिल रहा है, क्योंकि हम मार्केट में माल इतने का बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें इस प्राइस पे वादा करा है। इसका मतलब है पर यूनिट सब्सिडी क्या होगा, पर यूनिट सब्सिडी होगा एक्स से लेके वी। और मुझे बताओ क्वांटिटी ट्रेडेड कौन सी है मेरी, क्वांटिटी ट्रेडेड मेरी टी है। तो जब मैं इसको टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा टोटल एरिया। तो क्या होगा टोटल एरिया, एक्स वाई वी जेड। सही है, टोटल एरिया होगा ये वाला एक्स वाई वी जेड। तो ये टोटल वो पैसा है जो गवर्नमेंट की जेब से जा रहा है। सही है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई वी जेड। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। तेरा ये सवाल 18 होगा, एरिया वाली बात अभी, वो तो वही बेसिक मैथ। अगेन अगर आप इस वाले एरिया को इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाले रेक्टेंगल का एरिया नहीं आ जाएगा। सही है, तो बेसिकली मैथ का आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो ना। ठीक है, तो आप ये वाले एरिया को इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा डब्बा होगा ना यार। क्वेश्चन नंबर 19, why might a government decide to reduce tariffs on agriculture imports? तो गवर्नमेंट जब टैरिफ कम करेगी तो क्या होगा, पहले के मुकाबले में इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, इंपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो बढ़नी चाहिए और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ना चाहिए। तो इंपोर्ट की प्राइसेस कम कर रही है टू डेवलप ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। यस, ए आंसर होगा इसका। गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को कम कर रही है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म को इसलिए कम कर रही है ताकि स्पेशलाइजेशन ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट किसकी तरफ मूव कर रही है, गवर्नमेंट मूव कर रही है टूवर्ड्स फ्री ट्रेड। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स को कम करके फ्री ट्रेड की तरफ जा रही है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना था तो बेवकूफ टैरिफ बढ़ाना चाहिए था ना इसको। टू प्रमोट जॉब क्रिएशन इन रूरल एरियाज, ये तो बहुत मसला है। अगर आप इंपोर्ट की प्राइसेस कम करोगे इसका मतलब है लोग डोमेस्टिक से स्विच होकर इंपोर्ट्स पे जाएंगे, और जब डोमेस्टिक से स्विच होकर इंपोर्ट पे जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की तो बैंड बजेगी। सही है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो जब गिरेगी तो पॉसिबल चांसेस है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ जाए। तो आप जॉब क्रिएशन नहीं कर रहे हो, आप जॉब तबाह कर रहे हो। टू प्रोटेक्ट स्मॉल बिजनेसेस, बिल्कुल गलत। आप अगर फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हो तो फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि स्मॉल फर्म्स जो है, इन्फेंट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट होती है, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, तो इन तीनों इंडस्ट्रीज की बैंड बचती है जब आप फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हो। सही है, क्लियर है ये चीज। कंपटीशन आ जाएगा, बिल्कुल सही है, पर नॉर्मली यही होता है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो नॉर्मली यही होता है कि जब आप इंपोर्ट का ऑप्शन खोल देते हो ना तो लोगों के पास इंपोर्ट का भी ऑप्शन आता है, तो लोग फिर इंपोर्ट करते हैं। इससे होता ही है कि डोमेस्टिक डिमांड कम होती है। सही है, तो पॉसिबल चांसेस अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉसिबल चांसेस है, कंफर्म नहीं है पर नॉर्मली होती है। सही है। क्वेश्चन 20, अ गवर्नमेंट बिलीव्स दैट इट कैन रिड्यूस अ ट्रेड डेफिसिट बाय, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू नहीं, ट्रेड डेफिसिट होता है जब आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो किससे ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू। बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टैक्स ऑन इट्स मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा भाई, ये जो है ये सिंपली क्या कर रहा है, ये जो है वो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो या तो कम करेगा या तो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को बढ़ाएगा, क्योंकि इसको ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। सही है, तो ये बोल रहा है कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे और इससे हमारा डेफिसिट कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर हम एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट की जो है वो क्वांटिटी गिरेगी। अब लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज्यादा से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम से गिर रही है और एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ना। तो अगर मेरे एक्सपोर्ट की डिमांड इनइलास्टिक होगी ना तो तभी ये सक्सेसफुल होगा। अगर आप एक्सपोर्ट को महंगा करके एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हो और आप अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाह रहे हो तो एक्सपोर्ट की डिमांड इनइलास्टिक होनी चाहिए, वरना प्राइस के बढ़ने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिर जाएगा और आपका डेफिसिट जो है वो वर्सन हो जाएगा, तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो अगर आप आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिक होगी ना तो होगा ये, एक्सपोर्ट की प्राइस हल्की सी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा से गिर जाएगी और आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिर जाएगा। तो ये तो मसले वाली बात है, इससे तो आपका जो है वो डेफिसिट बढ़ जाएगा। सही है,
When the exporting country is a member of custom union, ये अलग चीज है. When the exporting industry is the major world supplier of the product. अब अगर आप एक प्रोडक्ट के मेजर वर्ल्ड सप्लायर हो तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है. तो अगर आपका प्रोडक्ट महंगा भी हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. When the terms of trade of the exporting country are favorable, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि terms of trade favorable का मतलब कि एक्सपोर्ट की प्राइसेस ऑलरेडी ज्यादा है. इसका मेन लिंक जो है ना वो क्वांटिटी से. तो अगर क्वांटिटी मेरी इनइलास्टिक होगी ना तो इससे हमारा जो है वो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा. सही है. अच्छा, ये एमसीक्यू क्लियर है, कोई मसला? 20 क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे. अच्छा, मुझे किसी ने बोला है कि मुझे ऑप्शन लास्ट एमसीक्यू का ऑप्शन ए समझा दो. लास्ट एमसीक्यू का ऑप्शन ए इसलिए है टू डेवलप ग्रेटर स्पेशलाइजेशन. आप एग्रीकल्चर इंपोर्ट को सस्ता इसलिए कर रहे हो, आप टैरिफ को कम इसलिए कर रहे हो क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो ना. मतलब आप जिस चीज में अच्छे हो आप वो ज्यादा बनाओ, और जिस चीज में अच्छे नहीं हो उसको इंपोर्ट कर लो. सॉरी, आप इंपोर्ट इसलिए, हाँ बिल्कुल. तो आप जिस चीज में अच्छे नहीं हो आप उसको एक्सपोर्ट कर लो, और जिस चीज में अच्छे नहीं हो उसको इंपोर्ट कर लो. तो जब आप प्रोटेक्शनिज्म को कम करते हो ना तो फ्री ट्रेड आपका बढ़ता है. कंपैरेटिव एडवांटेज. यस, आप जिस चीज में अच्छे हो आप उसको एक्सपोर्ट करो, जिस चीज में अच्छे नहीं हो उसको इंपोर्ट कर लो. अब आप जिस चीज में अच्छे नहीं हो वो अपनी कंट्री में क्यों बनाना है? स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी तो यही है. सही है. तो जिस चीज में अच्छे नहीं हो उसको इंपोर्ट करो, जिस चीज में अच्छे हो उस पर ध्यान दो और उसको एक्सपोर्ट करो. तो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट ही यही है. सही है. कंपैरेटिव एडवांटेज अगर आपको याद हो. सही है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब 21 देख लो. 21 बहुत सिंपल एमसीक्यू है. अ कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज फ्रॉम बेस ईयर वैल्यू ऑफ 100 टू 120. तो मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है? 120. एक्सपोर्ट प्राइसेस 50% से बढ़ी है. तो इस फॉर्मूले में किस तरह लिखूंगा अगर आपको याद हो? थोड़ा सा याद हो. अगर 120 है तो अगर 50% से बढ़ी है, अगर 50% से बढ़ी है तो इंडेक्स फॉर्म में किस तरह लिखूंगा? तो हमेशा याद रखना जब भी +50 है ना, देखो इंक्रीज हुआ है, तो जब भी +50 है तो आप क्या करोगे? आप 100 में जो है वो 50 को ऐड कर दोगे. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150. और इंपोर्ट की प्राइसेस मुझे नहीं पता, ये मुझसे इंपोर्ट की प्राइस ही पूछ रहा है, तो इसको मैं कर दूंगा x मल्टीप्लाइड बाय 100. तो मुझे बताओ x की अमाउंट क्या आ रही है? x की अमाउंट आ रही है 125. अगर x की अमाउंट 125 आ रही है इसका मतलब है ये 100 से ज्यादा है. 100 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कितने से बढ़ी हैं? +25%. क्योंकि 100 से ज्यादा है ना. 100 से ज्यादा होने का मतलब है इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ी हैं, 100 से कम होने का मतलब है इंपोर्ट की प्राइसेस गिरी हैं. अब यहाँ पर आंसर मेरा 125 आ रहा है तो इसका मतलब है 100 से ज्यादा है, और अगर 100 से ज्यादा है इसका मतलब है आंसर मेरा सी होगा. सही है. तो जब भी इंडेक्स फॉर्म में देखा जाता है ना तो ये 50 को 100 में ऐड करो क्योंकि ये बढ़ रहा है. अगर ये लिखता है ना डिक्रीज्ड, अगर ये लिखता है डिक्रीज तो फिर आप यहाँ पर 50 लिखते हैं, आप 100 में से माइनस करते हैं. तो इंडेक्स में सारी चीजें 100 से होती हैं. सही है, क्लियर है? अब ये बेस ईयर अब 170 होना चाहिए. क्या पागल वागल है क्या? 170 होना चाहिए भाई. बेस ईयर हमेशा 100 ही रहता है भाई. आप हमेशा बेस ईयर ऐसा उठाते हो जिसमें स्टेबिलिटी होती है, तो हमेशा 100 होता है. बस ये रट्टा मारो, बेस ईयर 100 है. सही है. द टेबल शोज इन मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर फॉर करंट अकाउंट के आइटम्स दिए हैं. सही है. तो मुझे गुड्स दिया हुआ है. गुड्स का देखो क्या हो रहा है. गुड्स का डेफिसिट बढ़ रहा है. गुड्स का डेफिसिट बढ़ रहा है. नेगेटिव था तो नेगेटिव बढ़ गया. सही है. तो 100 से 120 का मतलब है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 से 120 जा रहा है. ये 100 से 120 जा रहा है, तो ये 120 टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना. सही है. द टेबल शोज, तो क्या हो रहा है? देखो डेफिसिट बढ़ रहा है इसका, ये चीज क्लियर है. -72 से -87 जा रहा है तो डेफिसिट बढ़ रहा है. सर्विसेज का आप नोटिस करो, सरप्लस जो है वो कम हो रहा है. ये तो इसका डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका सरप्लस जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. इसका भी आप नोटिस करो, सरप्लस जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो रहा है, और इसका जो है वो पहले के मुकाबले में डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है. इनकम हैज मूव फ्रॉम अ नेट इनफ्लो टू अ नेट आउटफ्लो. बिल्कुल सही. आप मुझे एक चीज बताओ, पहले इनकम मेरा पॉजिटिव था और अब इनकम मेरा नेगेटिव हो गया है. तो पहले मेरा इनकम नेट इनफ्लो था, नेट इनफ्लो का मतलब पॉजिटिव. और अब आप नोटिस करो कि मेरा इनकम अब नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है ये नेट आउटफ्लो है. मतलब आपके मुल्क से पैसा ज्यादा बढ़ जा रहा है और आ कम रहा है. सही है. इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो नेट आउटफ्लो. तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए. तो नेट इनफ्लो का मतलब है पॉजिटिव, नेट आउटफ्लो का मतलब है नेगेटिव. सही है. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हैज फॉलन, हमें नहीं पता. द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड, हमें नहीं पता. ट्रांसफर्स इनटू द कंट्री हैव इंक्रीज्ड, ये भी हमें नहीं पता. सही है.
क्योंकि ट्रांसफर जब मेरा नेगेटिव जा रहा है, अब नॉर्मली जो है वो अगर नहीं ट्रांसफर जो है वो इनटू द कंट्री डिक्रीज हुए, मतलब आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्योंकि नेट अमाउंट है, अब कितना जा रहा है कितना आ रहा है हमें नहीं पता, सही है, कितना जा रहा है और कितना आ रहा है हमें नहीं पता, तो ये बस डेफिसिट बढ़ रहा है सही है, तो डेफिसिट बढ़ रहा है तो नॉर्मली यही होना चाहिए कि ट्रांसफर्स इनटू द कंट्री डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इनफ्लो नेगेटिव ज्यादा होने का मतलब बताऊं क्या है, नेगेटिव ज्यादा होने का मतलब ये, डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब बताऊं क्या है, कि आपकी कंट्री से जो है वो आउटफ्लो ज्यादा है और आपकी कंट्री से जो है वो इनफ्लो कम है, तो बेसिकली आपका जो आउटफ्लो है वो एक्सीड कर रहा है इनफ्लो को, तो इनटू द कंट्री जो है वो डिक्रीज होंगे, सही है, ट्रांसफर्स डिक्रीज होंगे। एक पहले मेरा इनकम पॉजिटिव था तो इसका मतलब है मेरे मुल्क में पैसा ज्यादा आ रहा था और जा कम रहा था, तो इनफ्लो ज्यादा था आउटफ्लो कम था, तो यहाँ पर लिखा नेट इनफ्लो पॉजिटिव, और बाद में नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है नेट आउटफ्लो, आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है, तो आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है नेट आउटफ्लो, तो ये तो 22 आंसर ये है। अगेन ये भी मैथ का ही सवाल था, कुछ है नहीं इसमें। 23 The table gives some information of inflation rates, unemployment rates and changes in wages. Changes in wages को मैं changes in income कर रहा हूँ ताकि हम confused ना हो। What can be concluded from the table about 2006? तो अगर मैं टेबल्स को कहता हूँ तो सही है, तो ब्रिटेन हैड एन इंक्रीज इन रियल इनकम, कह रहा है ब्रिटेन की रियल इनकम बढ़ी है, मुझे बताओ ब्रिटेन की जो है वो इनकम कितने से बढ़ी है, 3.5% से, और इन्फ्लेशन 1.9 से बढ़ी है, तो रियल इनकम कितने से बढ़ी होगी, रियल इनकम कितने से बढ़ी होगी, मुझे आंसर आ गया अभी से, इन्फ्लेशन 1.9 से बढ़ रही है, और नॉमिनल इनकम, ये बेसिकली मेरी नॉमिनल इनकम है, सही है, ये नॉमिनल इनकम है तो नॉमिनल इनकम 3.5 से बढ़ी है, तो रियल इनकम कितने से बढ़ी है, प्लस 1.6, तो इसका मतलब है मेरा आंसर यही होगा, सही है। बाकी जितने भी ऑप्शंस है ना वो नंबर्स की बात कर रहा है, सही है, तो इसका अब देखो ये हाई वेज रेट कॉज हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब वेज रेट ज्यादा होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, सही है, वेज रेट कम भी है तो इन्फ्लेशन भी है, तो इससे कोई डिटरमाइन नहीं हो रहा, ये गलत है टेबल के हिसाब से। द प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट वाज द सेम इन जर्मनी, जब रेट सेम होगा तो जरूरी नहीं है प्राइसेस सेम हो, क्योंकि डेटा मुझे परसेंटेज में दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट सेम होने का मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज में प्राइसेस सेम। देयर वर मोर पीपल अनएम्प्लॉयड, मोर पीपल की बात कर रहे हैं, अपने को उसने रेट दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है तो हम नंबर की बात नहीं कर सकते, सही है, तो तभी मेरा आंसर यहाँ पर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर, वो नहीं, ये अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, ये A2 का सवाल है, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, सही है, वैसे इसका आंसर सी है, पर 24 आपका जो है वो नहीं आएगा। The data given below refers to money supply and prices in the years 2006 and 2010 in 4 countries between 2006 and 2010 in which country was the rate of inflation the highest। तो इस टेबल में ना सबसे पहली चीज तो मनी सप्लाई का अपने को कोई लेना देना नहीं है, सही है, तो मनी सप्लाई का अपने को कोई काम नहीं है, तो मनी सप्लाई के पूरी एरिया को काट दो, मनी सप्लाई को इग्नोर करो। मुझे प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 2005 का और मुझे प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 2010 का, तो अगर मेरा पहले प्राइस इंडेक्स 104 था और अब मेरा प्राइस इंडेक्स 153 है, तो आप 104 और 153 का परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे बताओ 104 से जब मैं 153 पे आ रहा हूँ तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, इससे मुझे इन्फ्लेशन का रेट पता चल जाएगा, इससे मुझे इन्फ्लेशन का रेट पता चल जाएगा। बताओ 104 से 153 कितना परसेंटेज है, जल्दी 47.1%। बी का क्या है, बी का जल्दी बताओ, 112 से 247 कितना है, 120.5%। 101 से 157 कितना है, 55.4, और 105 से 210 कितना है, 105 से 210, 100%, सही है। तो मुझे बताओ इन्फ्लेशन रेट सबसे हाईएस्ट किधर है, इन्फ्लेशन रेट सबसे हाईएस्ट बी में है, तो इसका आंसर बी होगा, सही है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको पेपर में ये इंडेक्स दे देना 2 सालों का, तो आप सिंपली क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड लगाओगे और जो भी परसेंटेज चेंज होगा ना वो आपका इन्फ्लेशन का रेट होगा, सही है। अगर अगर रेट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और अगर रेट नेगेटिव आ रहा है तो प्राइसेस गिर रही है, सही है, तो रेट से डिटरमाइन होता है ये, तो सारे आंसर यहाँ पर मेरे जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव ही आ रहे हैं, सही है, तो मेरा आंसर जो है वो क्या होगा, 25 का डी होगा, तो बस न्यू माइनस ओल्ड पता होना चाहिए। 26, अ सडन राइज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड ऑयल, तो इंपोर्टेड ऑयल की जो है वो प्राइसेस एकदम से बढ़ गई, कॉज द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू बी हायर देन एक्सपेक्टेड, सही है, एक्सपेक्टेड। तो मुझे एक चीज बताओ, इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ रही हैं और मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन आ रही है, इसका मतलब है आपकी जैसे ही इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ी तो आपकी इंपोर्ट की क्वांटिटी कम हुई
और इंपोर्ट की क्वांटिटी हमारे लिए डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। तो अगर इंपोर्ट की डिमांड हमारे लिए इनइलास्टिक होगी तो हमारा इंपोर्ट का जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जैसे ही इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो पहले के मुकाबले में फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी, एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया। तो ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर व्हाट विल बी द लाइकली रिजल्ट ऑफ दिस। मुझे बताओ इन्फ्लेशन के टाइम पे फायदा किसको होता है, बोरोवर को फायदा होता है। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में आपको ये चीज रिवाइज करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन जब होती है तो बोरोवर को फायदा होता है, क्योंकि बोरोवर जो साल के शुरू में आपसे पैसे लेता है और वो साल के जो एंड में आपको पैसे देता है ना, उसकी वैल्यू कम होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो जब वो आपसे पैसे लेता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जब वो आपको पैसे रिटर्न करता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो इसका मतलब है बोरोवर्स का फायदा ज्यादा है, क्योंकि बोरोवर ने जब आपसे पैसे लिए थे तो उसने ज्यादा चीजें ली थी उन पैसों से, और साल के एंड में जब आप उन्हीं पैसों से चीजें खरीदोगे तो कम आएंगी। तो इसका मतलब है बोरोवर को फायदा हो रहा है और लेंडर को नुकसान हो रहा है। रियल वेजेस राइज नहीं करेंगी, रियल वेजेस जो है वो फॉल करेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक और इफेक्ट होता है जिससे आपकी रियल इनकम क्या होती है, कम होती है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव, बिल्कुल गलत, द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल वर्सन। क्योंकि अगर आपको ये चीज याद हो, इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि बाहर वालों को आपका प्रोडक्ट महंगा लगता है। और जब आपकी कंट्री में चीजें महंगी हो जाती है तो आपको इंपोर्ट सस्ते लगते हैं। तो इंपोर्ट की प्राइसेस क्या होती है, इंपोर्ट की प्राइसेस कम होती हैं, जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड करता है एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। सही है। द अनएम्प्लॉयमेंट वुड फॉल, बिल्कुल गलत। अगर आप नोटिस करो हो क्या रहा है डायग्रामेटिकली, अगर देखो आप डायग्रामेटिकली देखोगे ना तो ये चीज समझ आ जाएगी। जिधर कंफ्यूजन हो डायग्राम बना लिया करो। अब मैं ये डायग्राम के बगैर नहीं समझा सकता। सही है। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम, प्राइस, इनकम। हो क्या रहा है सवाल में, एग्रीगेट सप्लाई। तो देखो जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है प्राइसेस बढ़ रही है और रियल इनकम गिर रही है। सही है, रियल इनकम गिर रही है। तो प्राइसेस बढ़ी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इनकम गिरी और एग्रीगेट सप्लाई ये रहा। तो ये देखो जो रियल इनकम गिर रही है, जो ये रियल इनकम गिर रही है, ये क्या दिखा रही है, ये हमें ये दिखा रही है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। रियल इनकम बढ़ने का गिरने का मतलब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आप पोटेंशियल से और दूर जा रहे हो। सही है। तो डिफ्लेशनरी गैप बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो आंसर यहाँ पर मेरा ए होगा। इंटरेस्ट का यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम अज्यूम ये करेंगे लेंडर एंड बोरोवर। और नॉर्मली इंटरेस्ट वाला पॉइंट जो है ना वो सेविंग में आता है, लेंडर एंड बोरोवर में इंटरेस्ट वाला पॉइंट इतना आता नहीं, रियल सेविंग वाले पॉइंट में आता है। द टेबल शोज द कैनेडियन करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, the change in which item contributed the least and the change in which item contributed the most to the move from surplus to deficit। कह रहा है कि बताओ सरप्लस से जो हम डेफिसिट आए इसमें सबसे कम कंट्रीब्यूट किसने करा है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने करा है। सही है। तो बैलेंस डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हमारे मुल्क से जो है वो पैसा ज्यादा जा रहा है और मुल्क में पैसा कम आ रहा है। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे मुल्क में जो है वो पैसा ज्यादा जा रहा है। तो सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है कि कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट। मुझे एक चीज बताओ, गुड्स मेरा कितने से कम हुआ है, मुझे एक चीज बताओ मेरा गुड्स कितने से कम हुआ है, गुड्स की अमाउंट कितने से कम हुई है, अमाउंट बता दो खाली, अमाउंट गुड्स कितने से गिरा है। आप नोटिस करो 2005 से 2006 का चेंज दिया हुआ है ना, तो कितने से गिरा है, 62 से माइनस पे आ गया है। तो कितने से फॉल हुआ है, 66, कितने से फॉल हुआ है, 66,940 से, नहीं ना गलत निकाल ले हो, 66,940 से गिरा है ना, तभी तो नेगेटिव किया है, 57 नहीं होगा। सही है। सर्विसेज कितने से गिरी हैं, सर्विसेज कितने से गिरी हैं, सर्विसेज गिरी हैं 30, जल्दी बता दो सर्विसेज कितने से गिरी हैं, सर्विसेज गिरी हैं 34,718 से। फॉल कितने का है। इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट इनकम कितने से बढ़ी है, डेफिसिट कम हो रहा है ना, डेफिसिट कम होने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, अगर डेफिसिट कम हो रहा है इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की इनकम बढ़ी है, क्योंकि देखो पहले डेफिसिट ज्यादा था अब डेफिसिट कम है। तो कितने से बढ़ी है, सही है। और ट्रांसफर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसफर्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर्स जो है, ट्रांसफर्स का नेगेटिव अमाउंट बढ़ रही है, इसका मतलब है ट्रांसफर्स का डेफिसिट बढ़ रहा है। सही है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेफिसिट होने में कंट्रीब्यूट किसने करा है, सबसे ज्यादा ये गिरा है, तो सबसे ज्यादा गुड्स गिरा है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा गुड्स गिरा है तो मोस्ट किसने कंट्रीब्यूट करा है, गुड्स ने। और सबसे कम कौन गिरा है, बल्कि गिरा भी नहीं है, ये बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट इनकम तो बढ़ा है। तो इसका मतलब है जो हम डेफिसिट पे आए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम का हाथ नहीं है, तो ये लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो आंसर मेरा क्या होगा, ए होगा। बेसिक मैथ का सवाल था, अगेन कुछ भी नहीं है इसमें। 28, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम अ राइजिंग डेफिसिट इन अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइजिंग डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में मतलब क्या है कि मेरे आउटफ्लोज जो है वो इनफ्लोज से बहुत ज्यादा है।
मेरे आउटफ्लोज जो है वो इनफ्लोज से ज्यादा है फ्रॉम इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सही है। तो इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट परसेंट होता जा रहा है सही है। और राइज इन एग्रीगेट डिमांड, अच्छा रिजल्ट पूछ रहे हैं, इससे होगा क्या, सही है, डेफिसिट से होगा क्या। और राइज इन एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री, बिल्कुल गलत। इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका मतलब है कंजम्पशन कम है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होगी तो डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो एक ए तो नहीं हो सकता। राइज इन कंट्रीज एग्रीगेट सप्लाई, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे इसका कोई लेना देना है ही नहीं। राइज इन कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, अगर लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब है डोमेस्टिक कंजम्पशन कम कर रहे हैं, और अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कम होगी, जाहिर सी बात है डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगा, और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज होगी, तो सी आंसर होगा, सही है। राइज इन द इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट, ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट से करेंसी जो है वो एप्रिशिएट होगी, बिल्कुल गलत। अगर आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इसका मतलब है आपकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा है, और अगर आपकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा है तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल होगा। एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब क्या होता है, और एक्सचेंज रेट विल डेप्रिशिएट। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी, सही है। 29, इन द डायग्राम D1 एंड S1 आर द इनिशियल सप्लाई कर्व ऑफ द यूके पाउंड, तो ये मेरे को क्वांटिटी ऑफ पाउंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ग्राफ जो है वो 1 पाउंड की इक्वल है, सही है। तो मुझे बताओ डिमांड गिर रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है डिमांड फॉर पाउंड जो है वो कम हो रही है, सप्लाई ऑफ पाउंड जो है वो बढ़ रही है। What will cause पूछा है इसने मुझे, the demand curve to shift to D2 and the supply curve to S2. Appreciation is not a cause, appreciation is an effect, सही है। तो appreciation effect होता है, cause नहीं होता, सही है। तो ये चीज दिमाग में रखना, इसके होने से appreciation होती है पर ये cause नहीं है, ये effect होता है, सही है, किसी भी चीज से, इस चीज से नहीं। An increase in incomes in the US, मुझे बताओ जब यूएस में इनकम बढ़ेगी तो यूएस वाले लोग यूके से माल ज्यादा खरीदेंगे, तो यूके का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब यूएस में इनकम बढ़ेगी तो लोग यूके से माल ज्यादा खरीदेंगे, और अगर यूके से माल ज्यादा खरीदेंगे तो यूके का रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब यूके का रेवेन्यू बढ़ेगा तो यूके की डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, डिमांड फॉर करेंसी तो अपने को गिरानी है। एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन द यूएस, हमेशा याद रखना जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो बाहर वालों को हमारा प्रोडक्ट, अच्छा यूएस में प्राइस लेवल, सही है। अगर यूएस में प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा। अगर यूएस में प्राइस लेवल बढ़ रही है तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, हमारे वाले यूएस से ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो इसका मतलब है इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है, और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा तो सप्लाई ऑफ पाउंड जो है वो कम होगी। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अपने को पाउंड सप्लाई को गिराना है और डिमांड को बढ़ाना है, सप्लाई को बढ़ाना है और डिमांड को गिराना है। तो यहाँ पर देखो आपकी सप्लाई जो है वो गिर रही है, तो अपने को सप्लाई को बढ़ाना है। डिक्रीज इन द यूके इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो एक्सचेंज रेट भी गिरेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, सही है। और इंटरेस्ट रेट जब गिरता है, मुझे एक चीज बताओ क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बाहर वाला आप इन्वेस्टर आपकी कंट्री में नहीं आता, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती है तो आपकी करेंसी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। आपका वाला जो सप्लायर है वो बाहर की कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करता है, जब वो बाहर की कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करेगा तो सप्लाई ऑफ पाउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो डिमांड भी गिर रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, आंसर मेरा डी होगा, सही है। लास्ट, when is the imposition of tariff on the good is most likely to reduce the trade deficit, कह रहा है कि इंपोर्ट की प्राइसेस के बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम कब होगा, मतलब इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम कब होगा। तो प्राइसेस बढ़ने से अगर मेरा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इसका मतलब है डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, सही है। इसका मतलब ये है कि डिमांड इलास्टिक, क्योंकि अगर इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिक नहीं होगी तो प्राइसेस के बढ़ाने से जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो कम ही नहीं होगा, सही है। तो हम चाहेंगे कि इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिक हो, ताकि इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर गिर जाए और जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है, सही है। चलो मैं वापस बता देता हूँ, जब इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिक होगी तो क्या होगा, प्राइसेस कम से बढ़ेंगी, क्वांटिटी ज्यादा से गिरेगी, और हमारा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा सही है। तो ये फायदेमंद उसी केस में होगा, ये फायदेमंद उसी केस में होगा जब जो है हमारी इंपोर्ट की डिमांड क्या हो, इलास्टिक हो, सही है। When the country has potential comparative advantage in producing that good, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप इंपोर्ट को महंगा कर रहे हो, आप इंपोर्ट को महंगा इसलिए कर रहे हो ताकि लोग डोमेस्टिक पे स्विच हो जाएं, ऐसा ही है। आप इंपोर्ट को महंगा क्यों कर रहे हो, ताकि लोग डोमेस्टिक पे स्विच हो जाएं, और अगर वो डोमेस्टिक पे स्विच हो रहे हैं तो इनको कम प्राइजेस मिलनी चाहिए ना, अगर वो डोमेस्टिक पे स्विच हो रहे हैं तो उनको कम प्राइजेस मिलनी चाहिए। तो अगर एक कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज है एक प्रोडक्ट में तो वो उस पर ज्यादा फोकस करेगी, सही है। क्यों, वो बोलेगी कि भाई हमें इस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है
हम ये प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो तुम इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? तो ये लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट को महंगा करेंगे और जिस प्रोडक्ट में इनको कंपैरेटिव एडवांटेज है ना उसको ज्यादा बनाएंगे और अपनी डोमेस्टिक आवाम को भी वही भेजेंगे, क्योंकि ये लोग बोलेंगे कि अगर हम एक चीज ऑलरेडी लो कॉस्ट पे बना रहे हैं, आप उसको बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, हम स्पेशलाइज कर रहे हैं तो हमसे ही खरीदो। सही है। When the country is a member of economic union, फालतू ऑप्शन, when the elasticity of supply of the good is zero, फालतू ऑप्शन, PED is zero, फालतू ऑप्शन। सही है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सिंपली ए होगा। सही है। प्राइस ऑफ पाउंड इन डॉलर, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? वाई एक्सिस पर जो प्राइस ऑफ यूरो इन यूएस डॉलर लिखा है इसका क्या मतलब है? तो भाई ये तो बेसिक चीजें बता देता हूँ। अच्छा ये पेपर हमारा एंड हो गया है। सही है। तो आंसर ये है